क्लाइमेटिक जोन कहीं ना कहीं इसी तरीके से बटा है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कुछ एग्रो क्लाइमेटिक जोन नॉर्थ बिहार में है। नॉर्थ बिहार में, अब नॉर्थ बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, नॉर्थ बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहीं ना कहीं घाघरा नदी से जोन 1। अब जोन वन में जितने भी जिले हैं, जोन दो कोसी और महानंदा के बीच में आपको पहले बताया गया। जोन 3, अगर हम 3A की बात करें, 3A ये वाला क्षेत्र है। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप खूब मेहनत से अपने एग्जाम के तैयारी में लगे होंगे। कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था बिहार के सॉइल के बारे में। उसी का अगला स्टेप अगर हम कहें तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक जो है ये बिहार का कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में है। बिहार का कृषि जलवायु प्रदेश की अगर जो हम बात करें तो कृषि के हिसाब से बिहार की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। 3 सूक्ष्म भागों में, माइनर पार्ट्स में बांटा गया है। ये कहीं ना कहीं भारत की ही कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 1989 में हमारे प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने भारत को 15 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा। 15 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा। और इस 15 एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें तो पूरा ईस्ट यूपी और बिहार एक ही एग्रो क्लाइमेट जोन में है। मतलब एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है। उसे कह देंगे मिडिल गैंगेटिक प्लेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन, मध्य गंगा के मैदान में है। तो पूरा ईस्टर्न यूपी और बिहार एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है। लेकिन इस 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन को सब पार्ट में क्लासिफाई किया गया। 60 सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई किया गया। और जब 60 सब एग्रो क्लाइमेटिक पार्ट में डिवाइड किया गया तो इसमें निकला नॉर्थ बिहार में दो एग्रो क्लाइमेटिक जोन और साउथ बिहार में एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन निकला। तो मतलब अगर जो हम यहां से शुरुआत करें हैं तो 89 का ही क्लासिफिकेशन है प्लानिंग कमीशन का। 15 में ईस्टर्न यूपी बिहार एक ही में है। जब सब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसे में नॉर्थ बिहार में 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई किया गया बिहार को, और साउथ बिहार में एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई किया गया। इसका मतलब ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, कृषि के लिए कौन कौन सी जलवायु है, वहां कौन कौन सी फसलें हैं, उसके अनुरूप क्या क्या चीजें वहां फेवरेबल हैं, कैसी कैसी सॉइल है, उसी के बारे में जानना। और इससे पहले तो आपको सॉइल का चैप्टर आपको पढ़ाया गया। सॉइल का चैप्टर, बिहार की सॉइल का चैप्टर आपको पढ़ाया गया, जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद ये वीडियो देखेंगे तो कुछ चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने वहां क्रॉपिंग पैटर्न, फसलों के बारे में ठीक से आपको बताया था। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहीं ना कहीं इसी तरीके से बटा है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कुछ एग्रो क्लाइमेटिक जोन नॉर्थ बिहार में है। नॉर्थ बिहार में, अब नॉर्थ बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, नॉर्थ बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहीं ना कहीं घाघरा नदी से दूसरा कोसी नदी बेसिन के बीच में कहीं ना कहीं एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो यहां मिलेगा। ऐसे यहां घाघरा और यहां कहीं ऐसे कोसी नदी, ये पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहां मिलेगा। तो घाघरा गंडक बेसिन से कोसी नदी बेसिन के बीच में लगभग एग्जैक्ट नहीं, जोन 1 मिलेगा। ये जोन 1 हो गया। फिर से कोसी से कोसी से महानंदा के बीच में, कोसी से महानंदा के बीच में जोन 2 मिलेगा। तो कोसी और यहां ऐसे महानंदा, महानंदा के बीच में जोन 2 मिलेगा। जोन 2 इसी तरीके से
फिर से ध्यान देना है। जोन 3 दक्षिण बिहार में मिलेगा, साउथ बिहार में। जोन 3 साउथ बिहार में मिलेगा, और साउथ बिहार में यहां कर्मनाशा नदी से लेकर राजमहल पहाड़ी तक, ये पूरा जोन 3 है। लेकिन जोन 3 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो इसका भी सब क्लासिफिकेशन किया गया है। एक साउथ वेस्ट बिहार में मिलेगा, और ये साउथ वेस्ट बिहार में ये कर्मनाशा नदी से यहां कहीं ना कहीं क्यूल नदी के बीच में, कर्मनाशा से क्यूल नदी के मध्य, फिर क्यूल नदी से यहां चंदन नदी बेसिन के मध्य मिलेगा, क्यूल नदी से चंदन नदी बेसिन के मध्य मिलेगा साउथ ईस्ट बिहार, क्यूल से चंदन बेसिन, क्यूल से चंदन बेसिन। अब इसमें जोन 1, 2, 3 की अगर हम बात करें तो पहला ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक सीमा हमने बना ली। प्राकृतिक सीमा का मतलब नदियों के मध्य की सीमा बना ली। ऐसा एग्जैक्ट एकदम नहीं है, एकदम फिक्स यही है। डिस्ट्रिक्ट एकदम अलग अलग हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट एकदम अलग अलग हैं, अलग अलग कलर से दिए गए होंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर जो हम कहें, अगर जो आपके लिए मेंस में लिखने के लिए आ जाए, चूंकि एक बार पूछा जा चुका है, तो पहले इसके क्षेत्र का वर्णन कर दीजिए, इसके जिलों को लिख दीजिए। यहाँ आपको जिला लिखना पड़ेगा, इसके जिलों को लिख दीजिए। अब इसमें देखें, नॉर्थ बिहार में घाघरा से कोसी के बीच में, गंगा के उत्तर में, यहाँ देखें नेपाल से सटा हुआ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय हो गया। जोन 2 की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, इधर फिर कटिहार, पूर्णिया हो जाएगा, और मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया। ये साउथ बिहार में, साउथ बिहार में जोन 3 की अगर जो हम बात करें तो कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नालंदा और नवादा हो जाएगा, कर्मनाशा से क्यूल के बीच में। लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये क्यूल से चंदन के बीच में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर जो हम इसकी बात करें, जैसे जोन 1 की बात करें, जोन वन अब जोन वन में जितने भी जिले हैं, इसमें जो मिट्टी मिलेगी, इसमें मिट्टी आपका तराई मिट्टी मिलेगी सबसे नॉर्थ में, इसमें आपकी खादर मिट्टी मिलेगी, और इसमें बाल सुंदरी मिट्टी मिलेगी, बाल सुंदरी मिट्टी मिलेगी। इसमें इसमें चूना पत्थर की प्रधानता भी होगी, कहीं कहीं चूना पत्थर की प्रधानता नहीं भी होगी, मतलब कैलकेरियस भी कहीं मिट्टी मिलेगी और नॉन कैलकेरियस भी कहीं कहीं मिट्टी मिलेगी। और इसी जोन 1 में अधवारा सिस्टम मिलता है। अधवारा सिस्टम का मतलब बूढ़ी गंडक, गंडक और वो नदियां जो नेपाल और भारत दोनों में समाहित हैं, इसी में कहीं कहीं अधवारा सिस्टम मिलता है। और इसी में आप देखेंगे यहाँ समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन, यहाँ मैं एक्स लिख दे रहा हूं, यहाँ एक्स, यहाँ कुछ जगहों पर जलमग्न क्षेत्र भी मिलते हैं, जलमग्न क्षेत्र भी मिलते हैं। और फसलों के बारे में एक बार आप पिछला वीडियो ध्यान से देखेंगे सॉइल वाला, तो फसलों के बारे में भी वहां बताया गया है कि इस तरफ कौन कौन सी फसलें होती हैं। जैसे अधवारा सिस्टम की बात करोगे, गन्ने का उत्पादन यहाँ बहुत अच्छा होता है, खरीफ फसलें भी होती हैं और कहीं ना कहीं रबी फसलें भी होती हैं। लीची वगैरह के लिए भी ये प्रसिद्ध है, लीची, आम, फलों के लिए भी प्रसिद्ध है, आम, लीची, केला, इन सबों के लिए भी प्रसिद्ध है ये। अगला, जैसे जोन 2 की बात करें, जोन दो जोन दो जोन दो कोसी और महानंदा के बीच में, आपको पहले बताया गया, कोसी महानंदा के बीच में। जिले की बात कर लें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया। इसमें इसमें ये भी कहीं ना कहीं अधवारा सिस्टम जैसा है। तो इसमें जो कैलकेरियस सॉयल होती है वो कहीं ना कहीं कम मिलती है। और ये पूरा मैदान गंगा,
महानंदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। मतलब गंगा, नॉर्थ में इसमें कोसी, और फिर महानंदा के द्वारा डिपॉजिट मैदान है। इधर आपको अधवारा सिस्टम मिला, इधर गंगा महानंदा सिस्टम मिला। इसके इस जोन 2 के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यहाँ किशनगंज वगैरह रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में गार्डन फार्मिंग होता है। गार्डन, बागानी कृषि में चाय कॉफी, हिली रीजन है, चाय कॉफी इन सबों के लिए जाना जाता है। इसी रीजन में जूट की भी फसल होती है, पटसन जूट। इसी रीजन में खरीफ भी ज्यादा उगाया जाता है। इसी रीजन में धान की, मतलब खरीफ धान की 3 फसलें होती हैं साल भर में, 3 बार बोया जाता है धान इसी रीजन में। जोन 3 की एक खासियत है, जोन 2 की एक खासियत है। साउथ में जाएंगे, साउथ बिहार में जोन 3, जोन 3। अगर हम 3A की बात करें, 3A ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र 3A। 3A में जिले कौन कौन से होंगे? ये गंगा के साउथ में बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा। अब इस जोन में गंगा के जो दक्षिण में पार्ट होगा, गंगा के दक्षिण में, साउथ में, ये वाटर लॉगिंग एरिया है, जल भराव क्षेत्र है। यहां टाल मिट्टी मिलेगी। टाल मिट्टी मिलेगी तो एक फसलीय प्रणाली मिलेगी। एक फसलीय प्रणाली का मतलब केवल रबी की फसल मिलेगी। यहीं आपको टाल मिट्टी के बाद कैरल कैवाल मिलेगी। कैरल कैवाल मिट्टी। यहाँ रबी की फसलों की प्रधानता यहाँ भी होगी और खरीफ भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ हल्का सूखा भी मिलता है। जैसे ही इस जोन में जैसे ही साउथ में आएंगे तो यहाँ एरिड एग्रीकल्चर भी मिलता है। एरिड एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लाइम ज्यादा होता है। यहाँ की मिट्टी छोटा नागपुर प्लेटू से इरोजन या डिपोजिशन होकर बनी है। मतलब छोटा नागपुर पठार की ही मिट्टी है, वो चाहे हवा के द्वारा चाहे नदियों के द्वारा इसको इरोड किया गया है और फिर ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट हुए। तो एरिड एग्रीकल्चर बड़ा फेमस है। एरिड एग्रीकल्चर का मतलब इसमें दलहन, तिलहन, ये फसलें होती हैं। इस जोन इस जोन का इस जोन का साउथ वेस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां लाल और पीली मिट्टी मिलती है। यहां लाल और पीली मिट्टी मिलती है। इसे पठारी मिट्टी भी कहते हैं, कैमूर और रोहतास वाला रीजन। क्लियर? अब इधर साउथ ईस्ट में आओ। साउथ ईस्ट पार्ट भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। साउथ ईस्ट पार्ट भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। तो जोन 3B और जोन 3B में ध्यान से देखो, जोन 3B में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे? लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई। लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई होगा और शेखपुरा भी इसी में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्यूल नदी से लेकर ये चंदन नदी बेसिन तक है। ये भी गंगा के दक्षिण में, ये भी मुंगेर, भागलपुर जल भराव क्षेत्र मिलेगा। मुंगेर, भागलपुर जल भराव क्षेत्र मिलेगा। यहां भी टाल मिलता है, और टाल मिलता है तो यहां भी एक फसलीय प्रणाली, रबी की फसल होती है। फिर इसके दक्षिण में, इसके साउथ में जब आएंगे तो वही कैरल कैवाल ही मिलेगा। कैरल कैवाल, बलथर, ये सारी मिट्टी मिलती है। बलथर, और बलथर से पहले भांगर और फिर बलथर, ये सारी मिट्टी मिलती है। और इसमें कुल मिला जुला के, जैसे कैरल कैवाल में जाएंगे रबी फसल अधिक होगी, खरीफ की कम होगी। फिर यहाँ भी भांगर में रबी फसल ज्यादा होती है, खरीफ की भी ज्यादा होती है, दोनों ज्यादा होती है। जैसे साउथ में आएंगे बलथर में, वो जीवन निर्वाह कृषि, आलू की फसल होगी, मूंगफली कहीं कहीं हो जाएगा, कहीं कहीं आपका दलहन हो जाएगा, ये सारी फसलें भी होती हैं। तो आप ऐसे देख लिए कि अगर जो हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ रहे हैं, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सॉइल वाला चैप्टर यहाँ जोड़िए।
सॉयल वाला चैप्टर आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो सॉयल और एग्रोक्लाइमेटिक जोन को आपको साथ में पढ़ना है। जब भी आप पढ़िए तो दोनों साथ में पढ़िए, तो आप लिखने लायक आपको आपके पास कंटेंट मिलेगा। और उसके बाद इंडिया की सॉयल तो आपको पढ़ना ही है, तो सब कुछ मिला के पढ़ेंगे तब आपको लिखने लायक कंटेंट आराम से मिल जाएगा। अच्छा, प्रीलिम्स लायक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना। फैक्चुअल ज्यादा है, याद करना उतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन एक आध बार दो बार पढ़ लेंगे तो क्या, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा बेटा तो क्या करना है, 4 ऑप्शन तो दिए ही रहते हैं यार, तो उसमें आप कर सकते हो। समझ में आई बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप ठीक से पढ़ाई कीजिए, हमसे जो मदद हो पाएगा हम ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू।